बात करते हैं स्फीरोसाइटोसिस की, जो कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है तो ये कौन सी होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है ये, ठीक है। सेकंड ये बात है कि इसमें मसला क्या होता है, इसे प्रॉब्लम होती है मेम्ब्रेन स्केलेटल जो होती है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी आपको पता है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है, स्प्लीन के अंदर जाकर इसकी डिस्ट्रक्शन होती है वगैरह वगैरह। अब हम इसकी पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, और पैथोजेनेसिस मैं आपको करवाती हूँ इसके बुक से। बुक में जो आपकी डायग्राम बनी है वो इंपॉर्टेंट है, उसी को देख के आप कर लेंगे। अब ये आपकी आ गई है बुक, ठीक है। अब ये देखें, ये है आरबीसीज की जो है ना मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर ना आपने याद रखना है कि इसमें 3 तरह के प्रोटीन्स हैं। एक है ये स्पेक्ट्रिन जो कि फ्लेक्सिबल आ रही है, ठीक है। अच्छा, वो बताते हैं कि जो ये स्पेक्ट्रिन आती है ये बाइंड करती है एक तरफ से इसी चेन के साथ, और दूसरी तरफ बाइंड करती है एक्टिन के साथ। ये एक्टिन की ये गोल गोल आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, बाइंड करने के बाद ये बाइंड करती है, अगर हम देखें तो ये बाइंड करती है अंदर से किसके साथ, इस तरह से वर्टिकल जो इनकी इंट्रैक्शन होती है वो होती है बाय एनकारिन, और एनकारिन के साथ बाइंड करती है थ्रू बैंड के साथ बाइंड करती है, बैंड 3 के साथ बाइंड करती है बाय बैंड जो 4.2, ठीक है। ये इसके थ्रू जो है ना बाइंड कर जाती है अंदर की तरफ बैंड नंबर 3 के साथ। अब होता ये है कि इसकी जो वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल जो इंट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है। उसमें क्या होता है कि इसमें जो म्यूटेशन होती है वो एनकारिन के अंदर, स्पेक्ट्रिन के अंदर और बैंड 3 के अंदर होती है। जब इनके अंदर म्यूटेशन होगी तो इस तरह से वर्टिकल जो है ना उसकी इंटरेक्शन नहीं रहता। जब भी वीक हो जाएगा तो इसकी वॉल जो है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे मेम्ब्रेन ख़राब होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे वक्त के साथ साथ इसके अंदर ब्लैप्स बनना शुरू हो जाएंगे। ब्लैप्स जो है क्योंकि मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ गया है, जहाँ डिफेक्ट आएगा वहाँ बाहर पंच आउट कर जाएगी, बाहर पंच आउट करेगी तो इस तरह से गोल बन जाएगा, और ये जो मतलब ब्लैप्स होते हैं ये निकल निकल के बाहर चले जाएंगे। अब नॉर्मल था, ये नॉर्मल फ्लॉपी डिस्कोइड शेप थी इसकी, ठीक है, इस तरह से था। इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे इसने ब्लैप्स बाहर निकाले तो एक तो ये छोटा हो गया, लेकिन दूसरा ये है कि इसमें वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप का हो गया है। अब स्फेरिकल जो होते हैं वो एबनॉर्मल शो होती हैं, तो स्प्लीन में जब जाएंगे तो स्प्लीन जो इनको डिस्ट्रॉय कर देगी, और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो है ना इसको ईट कर लेगी, ठीक है। और जितने भी हमने कहा था कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर की चेंजेस आती होती हैं वो सारी की सारी आएंगी इसके अंदर। स्प्लीनोमेगाली होगी क्योंकि स्प्लीन जो है वो डिस्ट्रक्शन इसकी कर रही है, ठीक है। तो वो बताते होते हैं कि इसका एक ही हल है कि हम इसके अंदर स्प्लीनेक्टमी कर सकते हैं। स्प्लीनेक्टमी से जो है ना ये ठीक हो सकती है। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, सेम वही क्लिनिकल फीचर्स हैं जो एक्स्ट्रावेस्कुलर के थे। मैं बता चुकी हूँ, स्प्लीनोमेगाली मिलेगी इसके अंदर, जॉन्डिस लाजमी होगा इसके अंदर, ठीक है। कौन सा जॉन्डिस मेनली होता है, अनकॉन्जुगेटेड हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा एनीमिया के तो साइन सिम्टम्स लाजमी आएंगे ना, वो देंगे, लेकिन साथ वो कहेंगे सेल्स ऐसे हो गए जिनकी इंक्रीज जो है ना ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बढ़ गई है। मीन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो थोड़ी सी भी अगर उनको कोई मतलब प्रेशर पड़े तो वो फ़ौरन से फट जाते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है एक और बात, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, कि अगर पार्वो वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो ये जो है ना ज़्यादा इन्फेक्शन सीवियर कर जाता है, मतलब एपिलास्टिक क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, मेनली बोन मैरो के अंदर होता है, और वहाँ पे और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ जाती है। बात करते हैं कि आपकी जो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है इसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती हैं। सो आपने याद रखना है, इसमें इसी में से ही जो डायग्नोस्टिक मोड्स आते होते हैं, आपने इसको याद करना है अच्छे से। बाकी जिसका मैकेनिज्म वगैरह है वो इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो है आपकी मॉर्फोलॉजी वो इंपॉर्टेंट है कि सेल्स जो है वो कैसे नजर आती हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर CBC हम करवाएंगे, सबसे पहले हमारा यही काम होता है, CBC करवानी हमने करवा ली तो HB कम होगा एज यूजुअल, क्योंकि एनीमिया है, ठीक है। HCT कम होगा। RBC इंडिसेस करवाएंगे तो सबसे पहले हमने देखना है MCV, तो MCV इसका तकरीबन नॉर्मल होगा, या अगर हुआ भी सही थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये नॉर्मल होता है। ये बात आपने याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा MCSC जो होता है ये वाहिद एनीमिया है जिसके अंदर MCSC जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो छोटे हो जाते हैं और वो कंडेंस हो जाती हैं। जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो MCH लेवल जो है वो बढ़ जाता है। RDW जो लेवल होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि एनीमिया है, छोटे सेल्स हो गए हैं, थोड़े दूर हो गए हैं, तो जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो बढ़ सकती है। अच्छा, इसके अलावा हमें, क्योंकि हमारे जो पीछे से है वो तो नॉर्मल है, जो फैक्ट्री है हमारी वो नॉर्मल है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो पेरिफेरी पे हो रही है। सो रेटिकुलोसाइट्स जो है वो नॉर्मल होंगे और साइटोसिस हो जाएगी। मीन रेटिकुलोसाइट्स जो है वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो बोन मैरो रिस्पॉन्स करेगी कि जल्दी जल्दी से हम इसको बनाएं। बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, आपको पता है, बता चुकी हूँ कि ये जो लाई करता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रावेस्कुलर के अंदर होता है, तो वहाँ पर बिलिरुबिन हो जाता है, मीन जॉन्डिस वगैरह हो जाएगा। और ये कौन सी मेनली होती है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना वो ज़्यादा मिलती होती है इसके अंदर। इसके अलावा एक कॉम्स टेस्ट होता है, कॉम्स टेस्ट होता है जो कि हम करते होते हैं इम्यून हीमोलिटिक के लिए। अगर इम्यून हीमोलिटिक डिजीज़ हो तो उसमें ये पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे कि ये इम्यून हीमोलिटिक की वजह नहीं है इसकी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो जैसे बात है, हमें बताता है गॉल स्टोन्स वगैरह मिल जाएंगे
इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है हेमोलिसिस हो रही है ज़्यादा स्प्लीन के अंदर, तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो भी ज़्यादा बन रहा है। मेम्ब्रेन की स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पे मेम्ब्रेन का डिफेक्ट हमें मिल जाएगा। इसके अलावा हम मोलिकुलर स्टडीज़ कर सकते हैं, तो आप हर जगह लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जहाँ जहाँ पे जीन्स का प्रॉब्लम होता है, आपने वहाँ पे मोलिकुलर स्टडीज़ तो वैसे ही लिख देना होता है ना। लेकिन मेन जो इसके अंदर है वो है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है कि अगर ये हैं सेल्स, ठीक है, सेल जो हैं फ्लॉपी डिस्कॉइड होते हैं नॉर्मल RBCs, जब इसको डालते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वहाँ पे जाके इसमें मतलब इसमें जो है ना वाटर जाएगा, और जाने के बाद ये इस तरह से फूल जाएगा, ठीक है। लेकिन होता ये है जब हमारे पास जो सेल्स ये वाले हैं RBCs वाले, ये तो ऑलरेडी राउंड है, जब इसको डालेंगे इसके अंदर तो इसके अलावा इसकी मेम्ब्रेन का डिफेक्ट भी है। जैसे वाटर के अंदर जाएंगे तो ये क्या कर जाएंगे, ये जो है स्प्लैश कर जाएंगे, मीनिंग फट जाएंगे, ठीक है, ये रप्चर कर जाएंगे इस तरह से। तो रप्चर हो जाएगा तो हमें समझ आ जाएगी कि ये इसका प्रॉब्लम है वो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है। इसके अलावा अगर हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की बात करें, हम अगर इसके अंदर जाके देखेंगे इसमें सेल्स कैसे नजर आते हैं, तो सेल्स जो नज़र आते हैं हमें वो स्फीरोसाइट्स होते हैं, मीन गोल गोल से होती हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहा जाता है बल्कि MCQ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसके अंदर कोई सेंट्रल पैलेनेस नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया था कि ये छोटे होते हैं और ये डेंस होते हैं तो बिल्कुल पैलेनेस होती है इसके अंदर डार्क सी, ठीक है। जो हमने किए थे मैक्रोसिटी किए थे उसमें हल्की सी जो है ना पैलेनेस मिल जाती है सेंटर के अंदर, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर तो लाजमी मिलती है। उसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो लाजमी जो होते हैं ना, वो उसमें सेंट्रल पैलेनेस बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं कि गोल होंगे और सेंट्रल पैलेनेस नहीं होगी। इससे हम पता चल जाता है हमें कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है मेनली कहाँ पे है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की जैसे प्रॉब्लम है। सो इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन यही है, आप इसको लिख के आप लगा दें, पैथोमा के अंदर जहाँ लगाना चाहे मर्जी है, आप जहाँ से पढ़े हैं तो आप इसको लिख लें।